तो जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपका सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा के जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस 2016 से लेकर के 2024 तक के आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन्हीं के लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही बता दें, इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर के क्लास और इस समावेशी शिक्षा की क्लास जो है अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी की क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपकी पहुंचते रहें। आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे सारी क्लासें आपको करवाई जाती हैं। डीएलएड और जो है बीएड संबंधी हर एक क्लास इस चैनल पे करवाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हम केवल लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करेंगे और सारे ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन से, विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में अध्यापक की मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। तो आपका बता दें कि एक समावेशी कक्षा में जो है शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता एहसास करने का अवसर मिले, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में समावेशी शिक्षा का एक हिस्सा है जो आपके अब पॉइंट के रूप में देख लेते हैं, जो है उसके मतभेदों और क्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई तथा अन्य स्थितियों की परवाह न किए बिना समायोजन इसमें किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि विविधता को महत्व देता है। प्रत्येक बच्चा कक्षा में आता है और सभी को सिखाने और बढ़ने का समान अवसर जो है ये समावेशी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली निम्नलिखित है। तो बता दें, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा एक समान कार्य नहीं है, क्योंकि यह संख्या में कम होते हैं और समूह विभाजित होता है। अतः पूरे समूह पर किसी एक प्रणाली को लागू करना कठिन कार्य होता है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के जो है मुख्य प्रमुख निम्न उपगम हो सकते हैं। तो कौन कौन से? पहला आपका पाठ्यक्रम की जो है समृद्धि, दूसरा आपका सामान्य कक्षाओं में समृद्धि, तीसरा जो है विशिष्ट कक्षाएं, चौथा जो है सर्वगणीय विकास पर बल दिया जाता है। आइए अब एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहला आपका जो हेडिंग थी पाठ्यक्रम की समृद्धि, तो बता दें पाठ्यक्रम समृद्धि में जो है प्रतिभावान बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। कहने का मतलब जो सामान्य बालक होते हैं उनसे जो है ये जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं और यह बचा हुआ समय उन्हें किसी और अन्य कार्य में करके जो है अपना उपयोग करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग को देख लेते हैं, दूसरे वाली को, समृद्धिकरण। तो बता दें नियमित कक्षाओं में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में शैक्षिक अनुभव अधिक देर तक उसे समृद्ध बनाया जाना। तीसरी अब हेडिंग को देख लेते हैं, विशिष्ट कक्षाएं। तो बता दें समान रूप विद्यालयों में विशेष कक्षाएं आयोजित करा विशेष रूप से नियोजित पाठ्यक्रमों को जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लास्ट हेडिंग, सर्वगणीय विकास पर बल दिया जाना। तो बता दें प्रतिभावान बालकों की शिक्षा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि उसे किताबी कीड़ा बनाने के लिए। प्रतिभावान बालकों के सर्वगणीय विकास के लिए अध्यापक को अत्यधिक जो है परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस कार्य के लिए उसे कक्षा और स्कूल में अत्यधिक जो है सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की उपचारात्मक कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के हेतु उपचारात्मक कार्यक्रमों का आपको उल्लेख करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के उपचारात्मक कार्यक्रम जो है निम्नलिखित हैं। तो बता दें, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन के कारणों का संबंध उनके परिवार, विद्यालय तथा समाज व उनके अन्य अपने शारीरिक व मानसिक संवेगात्मक विकास के स्वरूप से होता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का निदान होने के बाद उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए उपचार एवं शिक्षा की संबंध में जो है निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला आपका विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। तो विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, तो इसको जान लेते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों हेतु विज्ञान प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बालकों में तार्किक सोच विकसित होती है तथा उनमें वैज्ञानिकता का जो है विकास होता है। और दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, क्या करना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाना चाहिए। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल के माध्यम से पहाड़ों गिनती को याद करना, वर्णमाला को याद कराना, ये सारी जो है पाठ्य सामग्री क्रियात्मक जो है खेल के माध्यम से करवानी चाहिए। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। तो पिछड़े बालकों को मन पढ़ने में लगें, इसके लिए जो है उनमें सफलता मिले, इसके लिए आवश्यक कि विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, चौथे पॉइंट को। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बता दें, पिछड़े हुए बालकों के लिए शिक्षण को संभव बनाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उनके शिक्षण में उनकी ग्रहण क्षमता, रुचि और बौद्धिक स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जिस स्तर के बालक हों उसी स्तर के जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अगर निम्न स्तर के बालक हैं तो निम्न शिक्षण विधियां उनके लिए लागू करना चाहिए। अगर उच्च बालक हैं तो उच्च शिक्षण की जो है विधियां लागू करना चाहिए। कहने का मतलब जितना उनकी बुद्धि लब्ध हो उसी के अनुरूप, जिस क्लास का बच्चा हो उसी के अनुरूप जो है शिक्षण विधियां का प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, माफ करिएगा अगले पॉइंट को। तो आपका पांचवा हेडिंग पड़ेगी विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। तो पिछड़े बालकों के अध्ययन को सफल बनाने के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करना आवश्यक है, जिसमें एक ही समान के बालकों की शिक्षा संभव हो सके। कहने का मतलब उच्च मानसिक स्तर का बालक और निम्न मानसिक स्तर का बालक दोनों एक साथ रह करके शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो जो है उनको असुविधा जो है महसूस होगी, क्योंकि निम्न मानसिक स्तर का बालक कम समय में चीज़ों को सीख पाता है और उच्च स्तर का जो है बालक जल्दी ही चीज़ों को सीख जाता है। तो इसलिए अलग अलग विद्यालयों अर्थात अलग अलग कक्षाओं का जो है संचालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही इसकी जो है विशेषताएं थी, नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। तो पहले जान लेते हैं कि बाल अपराध होता क्या है। तो बता दें, बाल अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो बच्चों के साथ होते हैं और भविष्य के साथ साथ वर्तमान को प्रभावित करते हैं। इस कारण बच्चों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो है क्षति पहुंचती है। अब बाल अपराध के प्रमुख कारणों को जान लेते हैं। तो आपके हेडिंग पड़ेगी कि बाल अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आपका सामाजिक आर्थिक कारण। तो इस पे आपका आता है गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता। दूसरा आपका अशिक्षा और जागरूकता की कमी। तीसरा आपका परिवार में अशांति, हिंसा और दुर्व्यवहार। चौथा आपका बाल श्रम और बाल तस्करी। पांचवा जो है सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, लिंग भेद और धार्मिक कट्टरता। और पांचवा जो है आपका बच्चों का अनाथ होना। ये जो है सामाजिक आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं बाल अपराध के। आइए अब जान लेते हैं अगले हेडिंग को।
मनोवैज्ञानिक कारण, ये जो है बाल अपराध का अगला कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे चिंता, अवसाद और आत्मघाती विकार आते हैं। मीडिया और इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आइए जान लेते हैं अगले हेडिंग को, बाल अपराध के कारण को। तो सिनेमा, दूरदर्शन एवं इंटरनेट के कारण भी ये जो है प्रभावित होता है। तो बता दें, सिनेमा, दूरदर्शन एवं इंटरनेट भी बाल अपराधों के लिए उत्तरदायी है। सिनेमा हॉल एवं दूरदर्शन पर कई बार अश्लील चित्र एवं फिल्म दिखाई जाती हैं, जिससे निर्दोष बच्चे भी दोषी बन जाते हैं। ऐसी फिल्में एवं चित्र का जो है बच्चों के चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है तथा वे अपराधी बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जो है बाल अपराध के कारण है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निर्देशन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि निर्देशन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी निर्देशन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा आपका शैक्षिक निर्देशन, तीसरा आपका स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा आपका सामाजिक निर्देशन, पांचवा जो है आपका व्यावसायिक निर्देशन। तो आइए अब एक एक करके इन सभी निर्देशनों को जान लेते हैं। पहला आपका था व्यक्तिगत निर्देशन। तो बता दें, यह निर्देशन व्यक्तिगत कठिनाइयों में से संबंधित होता है। यह जो है दो प्रकार का होता है। पहला आपका छात्रों को अलग अलग निर्देश देना, दूसरा छात्रों के संतुलित विकास में जो है सहायता देना। यही जो है दो प्रकार का व्यक्तिगत निर्देशन होता है। आइए अब जान लेते हैं शैक्षिक निर्देशन के बारे में। तो बता दें, जोन्स ने शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा इस प्रकार दी है। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्ति सहायता से है जो छात्रों को जो है इस कारण प्रदान की जाती है कि वे अपने के लिए जो है उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम का जो है चयन कर सकें। ये जो है निर्देशन की परिभाषा जोन्स के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक निर्देशन की। अब आइए अगले निर्देशन की बात करते हैं। तीसरा निर्देशन जो कि आपका है स्वास्थ्य निर्देशन। तो बात करें स्वास्थ्य निर्देशन की, तो इसके अंतर्गत जो है छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताया जाता है। और दूसरा आपका पॉइंट बनेगा छात्रों को जो है उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में जो है बताना या जागरूक करना। ये आपका स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत आता है। सामाजिक निर्देशन, तो इसमें जो है छात्रों को सामाजिक समावेशन के विषयों का जो है आवश्यक परामर्श ज्ञान दिया जाता है। और दूसरा आपका पॉइंट बनेगा छात्रों को जो है विद्यालय के सामाजिक जीवन का भी ज्ञान इसमें कराया जाता है सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत। अब आपका आता है लास्ट व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें जो है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जाती है। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि विभिन्न व्यवसायों के गुण एवं दोषों की सूचना भी इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है बालकों को उचित निर्देशन देने की शिक्षक की क्या भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि बालकों को उचित जो है निर्देशन देने की शिक्षा की भूमिका का उल्लेख आपको करना है। तो बता दें, आप बालकों को उचित निर्देशन देने की शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है। तो बालकों को जो है उचित निर्देशन देने में जो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन विशेष परिस्थितियों में करता है क्योंकि वह उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है। कौन? शिक्षक जो है छात्रों के सबसे नज़दीक और अर्थात निकटतम रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सर्वाधिक जानकारी रखता है। अब कौन कौन से पॉइंट के रूप में कुछ लिख दीजिए। तो छात्रों के साथ जो है संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का जो है पता लगाया जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं छात्रों के जो है अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए शिक्षक को। तीसरा आपका बनेगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, तभी जो है वो बालकों के
निम्न स्तर का पता लगा पाएगा और उनकी कमजोरियों को दूर कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है परामर्शदाता किसे कहते हैं, परामर्शदाता में से कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आपसे पूछा है कि परामर्शदाता किसे कहा जाता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से गुण होते हैं। तो बता दें, सबसे पहले जान लेते हैं परामर्शदाता क्या होता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी परामर्शदाता। तो परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में जो है विशेषज्ञता रखता है, अर्थात जानकारी रखता है और दूसरों को जो है तत्संबंधी उसके संबंधी जो है समस्याओं का समाधान करता है या सुझाव देता है, वही जो है परामर्शदाता कहलाता है। और एक अच्छे परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी परामर्शदाता के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। पहला आपका परामर्शदाता क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होता है। दूसरा आपका उसकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में जो है परामर्शदाता के अंदर मदद करने की जो है भावना होनी चाहिए। तीसरा आपका बनेगा ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो सके। चौथा आपका पॉइंट बनेगा परामर्शदाता को उन्हें उपयुक्त रूप से समझाना चाहिए कि वे क्या हैं और उनकी क्या योग्यताएं और क्षमताएं हैं। ठीक है, और लास्ट आपका पॉइंट बनेगा उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही जो है अभ्यास उन्हें कराना चाहिए। ये जो है एक अच्छे परामर्शदाता के जो है गुण होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन तथा परामर्श की क्या आवश्यकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है निर्देशन तथा परामर्श की क्या आवश्यकताएं हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। तो बता दें, बालक प्राथमिक स्तर से निकल करके माध्यमिक स्तर में जो है जब प्रवेश करता है तब उसका जो है शिक्षा के साथ संबंधों का स्वरूप कुछ नया ही होता है। इस स्तर पर बालक की जो है मित्रता तथा संबंध बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बालक के सोचने विचारने का तरीका भी बदल जाता है तथा नए क्षेत्रों के साथ संबंध जो है बालक स्थापित करने लगता है और इस स्तर पर स्कूल तथा शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण बन चुके होते हैं या बनने लगते हैं। कुछ रुचियां परिपक्व हो जाती हैं तथा कुछ लगाव या अलगाव भी जो है छात्रों के अंदर विकसित होने लगते हैं। इन सभी प्रकार के विकासों के परिणाम स्वरूप बालक का वातावरण के साथ जो है विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। यदि हम प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन ढंग से जो है प्रदान नहीं करेंगे तो माध्यमिक स्तर पर जो है शैक्षिक निर्देशन का कार्य बहुत ही कठिन और जटिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे जान लेते हैं इसकी जो है परामर्शदाता की विशेषताएं। अभी हमने बताया था परामर्शदाता की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं हेडिंग के रूप में। तो उच्च प्राथमिक स्तर परामर्श की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो बता दें, पहला आपका बनेगा विषयों के चयन के लिए। तो विषयों में जो है कैसा चयन होना चाहिए, तो आमतौर माध्यमिक स्तर से ही उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो है उचित परामर्श व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, कृषि आदि विकल्पों में से अपनी परिस्थितियों और क्षमता के अनुसार सही क्षेत्र का चुनाव कर सकें। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा हेडिंग के रूप में स्कूल की गतिविधियां और स्कूल जीवन से परिचय होने के लिए। तो बता दें, शुरुआत में जब छात्र नए स्कूल में जो है प्रवेश लेता है अर्थात एडमिशन लेता है तो प्रवेश संबंधी दिक्कतों का जो है उसे सामना करना पड़ता है। साथ ही नए दोस्त और नए टीचर के साथ जो है एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। स्कूल के माहौल, नए पाठ्यक्रम, इन सभी के लिए जो है एक परामर्श की उसे आवश्यकता पड़ती है जो कि वो अपने मित्रों या किसी अदर टीचर से जो है सहयोग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताबी भाषा में ही लिखें। अगला आपका पॉइंट बनेगा कि
सामाजिक कौशल को जो है विकसित करने में, तो बच्चों को जो है सामाजिक कौशल और सामाजिक गुणों को विकसित करने में परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि जब बच्चा शिक्षा पूरी होने के बाद वास्तविक जीवन में प्रवेश करे तो उसे समाज के साथ समायोजन करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट को। अच्छे चरित्र के निर्माण करने में अच्छे परामर्श की जो है उसे ज़रूरत पड़ती है। तो बता दें, पढ़ने के साथ साथ शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों को चरित्र निर्माण करे, उनमें जो है अच्छे नैतिक मूल्यों और आदर्शों का भी विकास करे, ताकि वे अच्छे एवं बुरे में जो है अंतर को समझ सकें और खुद को सही दिशा में विकसित कर सकें। यही जो है एक अच्छे परामर्श शिक्षक की जो है गुण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निर्देशन तथा परामर्श की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि निर्देशन और परामर्श की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी निर्देशन और परामर्श की विधियां। तो बता दें, यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि निर्देशन क्या होता है। तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रकार की आवश्यकता प्रदान की जाती है, उसे ही निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन वह विधता को बताता है जिसका प्रयोग व्यक्ति समायोजन की समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। निर्देशन की विधियां निम्नलिखित हैं। तो आइए जान लेते हैं निर्देशन की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली आपकी है, प्रार्थी के लिए कौन सी व्यावसायिक सूचना सामग्री उपयुक्त है यह निश्चित करना, ये आपकी निर्देशन की पहली विधि है। दूसरा जो है, व्यावसायिक सूचना प्रदान करने में सामूहिक विधियां व्यक्तित्व संपर्क की जटिलता को ध्यान में रखते हुए सूचनाएं प्रस्तुत करने की सामूहिक विधियां विकसित की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला आपका सिनेमा या चित्रों के माध्यम से व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा जो है, विभिन्न व्यावसायिक सूचनाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना। तीसरा, रेडियो तथा टेलीविज़न के माध्यम से व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान करना। चौथा आपका व्यावसायिक सूचना सम्मेलनों का आयोजन करना। पांचवा जो है, कक्षा एवं विद्यालय में व्यावसायिक सूचना संबंधी चार्ट, आंकड़ों, ग्राफिक विश्लेषण तथा पैम्पलेट का जो है प्रदर्शन करना। अब आइए जान लेते हैं परामर्श की विधियों के बारे में। ये तो आपकी निर्देशन की विधियां थी। अब आइए जान लेते हैं परामर्श की विधियां। परामर्श की विधियां आपकी हेडिंग पड़ेगी परामर्श की विधियां निम्नलिखित हैं। तो आपकी पहली विधि है मौन धारण विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में परामर्शदाता मौन धारण करके परामर्श प्रार्थी की जो है बातें सुनता है। प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता जाता है। प्रार्थी के वर्णन से परामर्शदाता उसकी समस्याओं को अधिक समझने की चेष्टा करता है। मौन धारण में इस बात की ओर संकेत करता है कि परामर्शदाता व्यक्ति की समस्या को समझ रहा है और उस पर विचार कर रहा है। कहने का मतलब, इस मौन धारण विधि में जो है जो प्रार्थी होता है वो अपनी समस्याओं को बताता है, लेकिन परामर्शदाता जो होता है वो मौन धारण करके अर्थात शांत चित्त होकर के उस प्रार्थी की जो है समस्याओं को सुनता रहता है और उसका समाधान ढूंढने का विचार विमर्श करता है। ठीक है दोस्तों, यही जो है मौन धारण विधि है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं परामर्शदाता की मौन धारण विधि। आइए देखते हैं अगली विधि को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब परामर्शदाता की जो है अगली विधि क्या है, स्वीकृति विधि। तो जब परामर्शदाता चीज़ों को सुन लेता है, समझ लेता है और उस पर जो है मनन करता है, तो अब जो है उसकी बात को स्वीकृत करने की बात आती है। तो जब परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है तो परामर्शदाता बीच बीच में इस प्रकार के शब्द बोलता है जिसमें प्रार्थी यह समझता है कि वह जो कुछ कर रहा है उससे परामर्शदाता जो है सहमत है। परामर्शदाता ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का जो है इसमें प्रयोग करता है। कहने का मतलब, उसकी जो प्रार्थी होता है उसकी बताई हुई बातों को जो है वो स्वीकार करता है। ठीक है, स्वीकृति विधि में। अब अगली जो विधि आती है पुनरावृत्ति विधि। परामर्शदाता की पुनरावृत्ति विधि में क्या होता है,
इसमें जो है पुनरावृत्ति के द्वारा परामर्शदाता उसकी बात को जैसे का तैसा तुरंत जो है दोहराता है, जिसके प्रार्थी की ने जो है समस्याएं के रूप में जो बातें बताई है, परामर्शदाता उन्हीं का जो है रिपीटिएशन करता है, मतलब उसी बात को दोहराता है। इस प्रकार की स्वीकृति और पुनरावृत्ति से परामर्श प्रार्थी को यह ज्ञान हो जाता है कि परामर्शदाता उसकी बात को ठीक तरह से समझ रहा है। ठीक है, जो प्रार्थी होता है उसको जो है ये विश्वास हो जाता है कि परामर्शदाता उसकी बात को ठीक तरह से समझ रहा है और सुन रहा है। अब आते हैं स्पष्टीकरण में। तो अगली विधि है आपकी स्पष्टीकरण। तो बता दें, कभी कभी यह आवश्यक होता है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के वर्णन का स्पष्टीकरण भी करते रहना चाहिए। बीच बीच में जब वो परामर्शदाता ठीक है, अच्छा है कहता है, तो बीच बीच में उसे उसके स्पष्टीकरण भी उसके प्रश्नों का करना चाहिए। अगला है मान्यता। तो बता दें, जब परामर्श प्रार्थी की समस्या का वर्णन करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी सभी बातें को जो है परामर्श मान्यता दे। कहने का मतलब जो प्रार्थी समस्याएं बताया है वो सारी बातों को परामर्शदाता जो है उसके मान्यता दे, परंतु जिनको वह मान्यता प्रदान करता है वे विचार प्रार्थी को अधिक जो है प्रभावित करते हैं। अब आइए जान लेते हैं अगली विधि को, जो कि आपकी विश्लेषण विधि है। तो प्रार्थी की समस्या को सुन करके परामर्शदाता उसका जो है विश्लेषण करके उस समस्या के समाधान के लिए परामर्श दे सकता है। उसका कार्य केवल समाधान प्रस्तुत करना होता है, शेष वह प्रार्थी पर छोड़ देता है। यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर है कि वह समाधान को जैसे का तैसा स्वीकार कर ले या उसमें जो है कोई संशोधन करके स्वीकार करे। कहने का मतलब जो परामर्शदाता होता है वो उसको जो है प्रार्थी की समस्याओं को सुनता है, समझता है, सारा कुछ करने के बाद उसमें विश्लेषण करता है, अर्थात उसका समाधान बताता है। अब ये प्रार्थी के ऊपर है कि जैसे जो है परामर्शदाता ने चीज़ों को बताया है, समस्या का समाधान बताया है, कि प्रार्थी जो है उसी प्रकार जो है ठीक तरीके से कर सकता है या उस बताए हुए समस्यात्मक बात पर जो है संशोधन करके अपने इच्छा अनुसार जो है उसको कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है बालकों के सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाइए। तो आपको पूछा है कि बालकों के सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाना है। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी बालकों के सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। तो बालकों के सीखने में निर्देशन के महत्व कौन कौन से हैं? पहला, आपका पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक होता है। दूसरा, आपका विभिन्न शिक्षण विधियों के जो है चुनाव में आवश्यक होता है। तीसरा, आपका विद्यालय की व्यवस्था में मदद मिलती है। पाठ्य विषयों के जो है चयन में भी सहायता जो है मिलती है निर्देशन के द्वारा। और शैक्षिक मार्गदर्शक तथा शैक्षिक निर्देशन द्वारा जो है व्यक्तित्व भेदों की जो है जानकारी के आधार पर भी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं इसके महत्व को। तो आपका महत्व में पहला है कि बालकों को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है और समस्या के समाधान के लिए स्वनिर्माण लेने में जो है सक्षम हो जाता है। कौन? बालक सक्षम हो जाता है। और तीसरा आपका बनेगा बालकों को रचनात्मक कार्यों के सीखने हेतु प्रेरित करता है। और चौथा आपका पॉइंट बनेगा बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा आपका है मंद बुद्धि बालकों को जो है शिक्षित होने में जो है सहायता मिलती है। 5 पॉइंट आप लिख देंगे, पर्याप्त है। ठीक है, लॉन्ग आंसर आपका बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो इतना जो है पर्याप्त रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, लघु तरीका पिछड़े बालकों को शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो जो पिछड़े बालक हैं उनके शिक्षा व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालना है।
तो आपकी हेडिंग पड़ेगी पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था। तो बता दें पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी उम्र के औसत बालकों की तुलना में शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो है कम विकसित होते हैं। उन्हें जो है पिछड़े वर्ग के बालक कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें आपकी पहली हेडिंग है विशेष शिक्षक। तो उनको जो है आवश्यकता विशेष शिक्षक की पड़ती है। तो विशेष शिक्षक पिछड़े बालकों को विशेष आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें जो है शिक्षा देने के लिए विशेष तरीकों का जो है उपयोग करते हैं। आइए अब जान लेते हैं अन्य विशेषताओं को। विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए पिछड़े बालकों के लिए। तो बता दें विशेष पाठ्यक्रम पिछड़े बालकों की आवश्यकता के अनुसार जो है तैयार करना चाहिए और विशेष उपकरणों का भी जो है उनको प्रयोग उनके लिए किया जाना चाहिए पिछड़े बालकों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समस्यात्मक बालकों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो आपसे पूछा है कि समस्यात्मक बालक कौन होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी समस्यात्मक बालकों के प्रकार। बता दें समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो अपनी उम्र के औसत बालकों की तुलना में व्यवहार या भावनाओं में जो है भिन्न होते हैं। उन्हें जो है समस्यात्मक बालक कहा जाता है और इनके जो है निम्न प्रकार होते हैं। तो आपका पहला है आक्रामक बालक, जिसमें जो है आक्रामक बालक के अंतर्गत आते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले बालक, दूसरों को धमकाने वाले बालक, चीज़ों को तोड़ फोड़ करने वाले बालक। और अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी अवज्ञाकारी बालक। तो अवज्ञाकारी बालक जो है नियमों पालनों और आज्ञाओं को नहीं मानते हैं अपने की बड़ों की। दूसरा है माता पिता तथा शिक्षकों की बात नहीं मानते हैं, ये जो है जिद्दी होते हैं। ठीक है, समस्यात्मक बालक। और तीसरा आपका है अति सक्रिय बालक। तो ये जो है एकाग्रता में जो है कमी होती है इनके अंदर, बेचैनी रहती है, लगातार बातचीत करते रहते हैं क्लास में। और अगला है इसी में समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं अंतर्मुखी बालक। तो इसके अंतर्गत दूसरों से बातचीत करने में कठिनाइयाँ इनको जो है उत्पन्न होती है। अकेले रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने में जो है इनको कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। तो आपको अपराधी बालकों के उपचार विधियों पर प्रकाश डालना है। तो बता दें अपराधी बालकों की उपचार विधियां जो है बालकों को पुनर्वासित करने और उन्हें समाज पर एक उत्पादक सदस्य बनाने के लिए कई उपचार विधियां उपलब्ध हैं। उनमें से जो कुछ निम्नलिखित हैं। पहली आपकी है अपराधी बच्चों को प्यार, समर्थन और समझ की आवश्यकता होती है। उन्हें जो है डांटना या सजा देना उनके व्यवहार को और ख़राब कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा माता पिता, शिक्षक और समुदाय जो है सभी को मिल करके काम करना चाहिए ताकि बच्चों की जो है उनकी समस्याओं का समाधान करने में और आसानी तथा समाज का एक उत्पादक सदस्य बनने के लिए जो है उनको मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों। अगला है निर्देशन तथा परामर्श में अंतर समझाइए। तो ये क्वेश्चंस आपका अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हमने डिस्कस किया है। निर्देशन और परामर्श क्या होते हैं, तो आप उनकी जो है परिभाषा लिख दीजिएगा, यही इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल जो है सर पे है, हम आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करके। आइए जो नए क्वेश्चंस हैं केवल उनको जो है डिस्कस करेंगे। अगला है विकलांग बालकों की पूर्णावास योजना तैयार करना। तो बताइए दोस्तों विकलांग बालकों की जो है पूर्णावास योजना कैसे तैयार किया जाता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी विकलांग बालकों की पूर्णावास योजना तैयार करना। इसका पहला आपका हेडिंग पड़ेगा उद्देश्य। तो विकलांग बालकों को उनके जीवन में पूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी के लिए समझ बनाता है। दूसरा आपका
प्रारंभिक हस्तक्षेप, तो इस पे आप लिखेंगे विकलांगता का जल्द से जल्द पता लगाना, उपचार शुरू कर देना चाहिए। तीसरा आपका शिक्षा, तो विकलांग बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। चौथा आपका बनेगा व्यावसायिक प्रशिक्षण, तो विकलांग बालकों के लिए रोजगार के लिए भी आवश्यक कौशल प्रदान करने चाहिए। अगला आपका पांचवा बनेगा स्वास्थ्य देखभाल, तो विकलांग बालकों को उनकी विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए देखभाल प्रदान करना चाहिए। अगला आपका पॉइंट बनेगा सामाजिक समावेशन, तो विकलांग बालकों को जो है समाज में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वाक दोष के प्रकार बताइए, तो आपको वाक दोष के प्रकार बताना है। तो बता दें वाक दोष के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो आपका पहले अब जान लेते हैं कि वाक दोष होता क्या है। तो वाक दोष जिन्हें वाणी विकार भी कहा जाता है, ध्वनि उच्चारण प्रवाह या भाषा के उपयोग में बाधाएं हैं जो एक व्यक्ति की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है। अब जान लेते हैं वाक दोष के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला आपका है वाक से हवा का कम निकलना। दूसरा आपका है जीभ, दांत या होंठ का अनुचित उपयोग करना। तीसरा आपका है शब्दों को गलत ढंग से बोलना। चौथा आपका शब्दों या वाक्यों को बोलने में अचानक रुक जाना और बार बार शब्दों या वाक्यों को दोहराना अर्थात हकलाना जो है, यही वाक दोष के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि प्रतिभाशाली बालकों की आपको विशेषताएं बताना है और शिक्षा व्यवस्था उनकी कैसी होती है उसको जो है स्पष्ट करनिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो आपकी पहली विशेषता में हेडिंग पड़ेगी उच्च बौद्धिक क्षमता। तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिभाशाली बालक जो है उच्च बौद्धिक क्षमता के होते हैं। तो बता दें प्रतिभाशाली बालकों की उच्च अर्थात IQ जो है 130 या उससे अधिक होता है। वे जटिल अवधारणाओं को जो है जल्दी समझते हैं। कहने का मतलब जटिल से जटिल कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से जो है समझ जाते हैं और समस्याओं का जो है समाधान ढूंढने में कुशल होते हैं प्रतिभाशाली बालक। दूसरी आपकी विशेषता होगी असामान्य जिज्ञासा। प्रतिभाशाली बालकों में जो है सीखने की अत्यधिक इच्छा होती है अर्थात लालसा होती है। वे लगातार प्रश्न पूछते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, अब इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अगली आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। तो पहली आपकी हेडिंग इस पे बनेगी समृद्ध और चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम। तो प्रतिभाशाली बालकों को जो है उनके स्तर के अनुसार चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा आपका हेडिंग बनेगी सामाजिक और भावात्मक सहायता। तो प्रतिभाशाली बालकों को जो है सामाजिक और भावनात्मक जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए। तीसरी आपकी हेडिंग पड़ेगी विशिष्ट शिक्षण विधियां। तो प्रतिभाशाली बालकों को अपनी गति से सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए अर्थात उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है कह रहा है कि श्रावण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। तो आपसे पूछा है श्रावण क्षति युक्त बालकों के प्रकार आपको बताना है और इन बालकों की जो है पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी श्रावण युक्त बालकों के प्रकार। तो इस पे लिखेंगे श्रावण क्षति युक्त बालकों के 4 श्रेणियों में जो है इनको विभाजित किया गया है अर्थात ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हल्की श्रावण क्षति जो 26 से 40 डेसिबल की श्रावण गति हानि होने वाले बालक को हल्की श्रावण क्षति जो है होती है। और दूसरा आपका आता है मध्यम श्रावण क्षति, इसको के अंतर्गत 41 से 60 डेसिमल की श्रावण हानि वाले बालकों को मध्यम श्रावण क्षति होती है। उन्हें जोर से बोली जाने वाली
आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन वे श्रवण यंत्र के सहायता से जो है सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब अन्य श्रवण क्षति के बारे में जान लेते हैं, जो 2 प्रकार के और हैं, क्योंकि 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। तीसरा आपका है गंभीर श्रवण क्षति। इसमें जो है 61 से 80 डेसिबल के श्रवण हानि वाले बालकों को गंभीर श्रवण क्षति होती है। उन्हें श्रवण यंत्र की सहायता से भी नहीं सुनाई देता है। कहने का मतलब उन्हें जो मशीन होती है कान में लगाने के लिए, उसको लगाने से भी इनको जो है सुनाई नहीं देता है। ठीक है, इसकी जो है डेसिमल 61 से लेकर के 80 के बीच की होती है इनकी। अब आइए जान लेते हैं लास्ट वाला जो बहरेपन है। तो अगली हेडिंग है बहरेपन। तो बता दें इसमें 81 डेसिबल या उससे अधिक श्रवण हानि वाले बालकों को बहरेपन की श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें श्रवण यंत्र की सहायता से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल से वो जन्मजात बहरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मंद बुद्धि बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। तो आपसे पूछा है कि मंद बुद्धि बालकों के प्रकार आपको बताना है और इन बालकों की कैसे पहचान की जाती है। तो बता दें मंद बुद्धि बालकों के जो है 4 प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। पहला आपका हल्की मंद बुद्धि, दूसरा आपका मध्यम मंद बुद्धि, तीसरा आपका गंभीर मंद बुद्धि और चौथा जो है गहन मंद बुद्धि। तो यही जो है 4 प्रकार की मंद बुद्धि के बालक होते हैं। तो आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो पहला आपका हल्की मंद बुद्धि बालक, इनका जो है IQ 50 से 70 वाले बच्चों को हल्की मंद बुद्धि होती है। वे सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से चीज़ों को जो है सीख पाते हैं। दूसरा आपका आता है मध्यम मंद बुद्धि। तो इनका जो है IQ अर्थात बुद्धि लब्ध 35 से 50 वाले बच्चों के मध्य मंद बुद्धि होती है। उन्हें जो है स्कूल में विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है और उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने और काम करने में जो है सहायता की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं गंभीर मंद बुद्धि के बालकों को। तो बता दें गंभीर मंद बुद्धि बालक का जो है IQ 20 से 35 वाले बच्चों को गंभीर मंद बुद्धि कहा जाता है। उन्हें दैनिक जीवन के कार्यों महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अब जान लेते हैं लास्ट वाला गहन मंद बुद्धि। तो इसमें जो है 20 से कम वाले IQ वाले बच्चों को गहन मंद बुद्धि कहा जाता है। उन्हें जो है दैनिक जीवन के कार्यों में व्यापक अर्थात बहुत ही विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी कि मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में पूछा है। तो बता दें आपका पहला पॉइंट होगा बच्चा देर से बैठना, चलना और बोलना सीखता है। जब उसको कोई शब्द सुनाई नहीं देगा तो सीधी सी बात है बच्चा देर से बैठना, चलना आदि क्रियाएं जो है करेगा। दूसरा, बच्चा सीखने में जो है कठिनाई महसूस करेगा। बच्चा का जो है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। बच्चा सामाजिक कौशल में जो है देरी करता है और बच्चों का व्यवहार अनुचित या आक्रामक होता है। कहने का मतलब इस तरह के बालक जो है चिड़चिड़ेपन भी होते हैं। तो ऐसे इन विधियों के द्वारा जो है हम जब अगर कोई बच्चा ये सभी क्रियाएं करता है तो मंद बुद्धि बालकों की इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषता बताइए। तो आपसे पूछा है कि सृजनात्मक बालक कौन होते हैं और उनकी आपको विशेषता बतानी है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी सृजनात्मक बालकों का अर्थ अर्थात सृजनात्मक बालक आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो बता दें सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो अपनी कल्पनाशीलता और अभिनव सोच का उपयोग करके नवीन विचारों और उत्पादों का निर्माण करते हैं। वे अपनी रचनात्मकता को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करते हैं, जैसे कि कला, संगीत, खेल, समस्या समाधान इत्यादि। अब जो है इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इनमें निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। पहली आपकी कल्पनाशीलता।
तो सृजनात्मक बालकों में कल्पनाशीलता की प्रचुरता होती है। वे नई चीज़ों की जो है कल्पना करते हैं और उन विचारों को जो है वास्तविकता में बदलने का प्रयास करते हैं। दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगी जिज्ञासा। तो सृजनात्मक बालक अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासु होते हैं। वे दूसरे से अलग होने और अपनी रचनात्मक को जो है व्यक्त करने में नहीं डरते हैं सृजनात्मक बालक, ठीक है। और तीसरा आपका हेडिंग पड़ेगी स्वतंत्रता। तो बता दें सृजनात्मक बालक जो है स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने में जो है सक्षम होते हैं। वे जो है नियमों का पालन करने में के बजाय अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगली हेडिंग है लचीलापन। तो ये सृजनात्मक बालक जो है परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं। वे जो है असफलता से नहीं डरते हैं और अपनी गलतियों को सीखते हैं और उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। लास्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी लगन। तो सृजनात्मक बालक अपनी रचनात्मक परियोजनाओं में बहुत रुचि रखते हैं। वे उन पर काम करने में बहुत समय और ऊर्जा लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब आ चुके हैं दोस्तों हम अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धांत बताइए। तो अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धांत आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही इसको जो है इस प्रश्न को डिस्कस किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो है अब बता दें कि आपके क्वेश्चन पेपर में 60 से लेकर के 70% ये हम गारंटी लेते हैं कि आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस आते हैं। जो है 30 से 40% क्वेश्चन केवल नए क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा से भाषा अलग रहती है। क्वेश्चन सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहते हैं। जो 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करके जाएगा वो 100% 80 से 85% के मध्य में रहेगा। तो क्वेश्चन है अपंग बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। तो बताइए दोस्तों अपंग बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो बता दें शारीरिक अपंगता से ग्रसित बालकों को अधिगम व समायोजन की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण बालकों में हीन भावना का जो है विकास होता है। कहने का मतलब अपने आप को जो है छोटा महसूस करता है कोई भी बच्चा। इसलिए अपंग बालक सामान्य बालक से अलग होता है। इसलिए इन्हें विशेष शिक्षण सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। उचित प्रयासों द्वारा इन बालकों को कुछ हद तक शिक्षित किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित विधियां हैं इनको शिक्षित करने की। पहला आपका विशेष शिक्षा दे करके, दूसरा जो है अतिरिक्त कक्षा लगा करके, तीसरा है विशेष प्रकार के अध्यापक उनके लिए लगा करके, तीसरा है विशेष विद्यालय की व्यवस्था जो है अपंग बालकों के लिए करना चाहिए, और पांचवा है उपचार सुविधा उनके लिए जो है जो शारीरिक अपंगता से जूझ रहे हैं उनके लिए उपचार की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो है उनको शिक्षित करने की कुछ विधियां थी, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। इंपॉर्टेंट है। तो बता दें श्रवण बाधित बालकों को सांकेतिक शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब जिन बालकों को कान से सुनाई नहीं देता है उन्हें कैसी शिक्षा दी जाती है। तो उन्हें जो है सांकेतिक भाषा में शिक्षा दी जाती है। और सांकेतिक भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जहां हाथ के इशारों तथा शरीर के चेहरे हाव भाव का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांकेतिक बोली जाने वाली भाषाओं से रचनात्मक रूप से अलग होती है और इनका प्रयोग श्रवण बाधित लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। WHO के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2016 में तकरीबन 5 मिलियन
भारतीय बच्चे जो है श्रवण विकलांगता का सामना कर रहे हैं। WHO ने एक सर्वेक्षण किया था, उसके अनुसार जो है वर्ष 2016 में लगभग 5 मिलियन भारत में ऐसे बालक जो है इस सर्वेक्षण में प्राप्त हुए हैं जो श्रवण विकलांगता से जूझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लाइन ब्लैक जो है काले पेन से लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिखेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है हकलाने की समस्या क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हकलाना क्या है, तो आप अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं कि हकलाना एक भाषा का विकार है जो आपके बात करने के लय और प्रभाव को जो है प्रभावित करता है। हकलाना बोलने के तरीकों को बाधित करता है, जिससे अनापेक्षित आवाज़ें या सुचारू रूप से बात करने में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। हकलाना सामान्यतः 2 साल या 7 साल से ही शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है अधिगम असमर्थी बालक कौन होते हैं। तो बताइए दोस्तों, अधिगम असमर्थी बालक कौन होते हैं। तो बता दें, अधिगम असमर्थ बालकों की भाषा सीखने में और भाषा व्यक्त करने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। भावों को व्यक्त करने में भाषा सीखने की अपेक्षा अधिक जो है कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। अधिगम असमर्थी बालकों में भाषा कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो बताइए दोस्तों, मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं, संक्षेप में आपको बताना है। तो बता दें, मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है। यह समस्या बच्चे के विकास यानी उसके जन्म से 18 साल के दौरान प्रकट होती है। कहने का मतलब 0 से 18 साल का मतलब यही है कि उसके जन्म से लेकर के 18 साल तक के दौरान ये समस्या आती है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चे की सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता अपनी उम्र में या अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत कम होती है। अपनी इस अक्षमता के चलते जो है पीड़ित सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ रहते हैं और यह समस्या जो है जन्म से या बचपन से ही पीड़ितता को जो है मौजूद होती रहती है। यानी कि मानसिक मंदित बालक जो है जन्म से ही मंदित मानसिक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोर बालकों से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि शारीरिक और बौद्धिक कमजोर बालकों से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोर बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनके शरीर और बौद्धिक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा जो है बहुत कम होता है। उन्हें ही शारीरिक और बौद्धिक कमजोर बालक कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इनकी विशेषताएं। तो पहला नंबर आपका विशेषता में बनेगा कि बौद्धिक कमजोर बालकों की जो है बुद्धि लब्ध सामान्य बालकों से बहुत ही कम होती है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा इनमें पढ़ने एवं ध्यान केंद्रण एवं समन्वयन की जो है योग्यता में कमी होती है। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा कल्पनाशीलता एवं चिंतन योग्यता निम्न स्तर होती है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा अमूर्त चिंतन की योग्यता एवं तर्क शक्ति का इनमें अभाव अर्थात कमी होती है। अगला आपका पॉइंट बनेगा इनमें सामान्य बालकों की अपेक्षा जन्मजात मानसिक क्रियाएं कम होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं इनकी। तो बता दें, अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी शारीरिक विशेषताएं। तो शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं भोजन करना इत्यादि जो है में इनके प्रगति इनकी धीमी होती है। और अगला आपका पॉइंट बनेगा किसी भी उद्दीपन को प्रतीक देने में अधिक समय लेते हैं। कहने का मतलब किसी भी बात का उत्तर देने में ये अधिक समय लेते हैं और किसी भी कार्य को भी करने में ये अधिक समय लेते हैं। तीसरा आपका जटिल संवेगों का जो है पूर्णता अभाव होता है, जैसे ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा इत्यादि चीज़ें जो है इनके अंदर उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब जब वो शारीरिक तौर से कमज़ोर होंगे तो उनको जो है चिड़चिड़ापन, ईर्ष्यापन दूसरों से होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा को प्रगति बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि समावेशी शिक्षा की आपको प्रगति बताना है, तो हेडिंग पड़ेगी समावेशी शिक्षा की प्रगति। तो इस पे लिखेंगे समावेशी शिक्षा की प्रगति निम्न आवश्यकता के कारणों से होती है। पहला आपका है समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों की अपनी उम्र के छात्रों के साथ कक्षा वातावरण में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों या काम करने की हेतु अभिप्रेरित करती है। अगली आपकी पॉइंट बनेगा समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित अपेक्षाओं के साथ उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का जो है विकास करती है। तीसरा आपका बनेगा समावेशी शिक्षा बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में जो है उनके माता पिता को भी सम्मानित करने का पक्षधर करती है। चौथा आपका बनेगा कि समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को भी स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के सिद्धांत बताइए। तो आपको प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के सिद्धांत आपसे पूछा है, तो बता दें प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, पहले उनको जान लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो शैक्षिक प्रयासों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं, उनके पास आबादी की सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त 2 से 3% बेहतर जो है बौद्धिक क्षमता होती है, और इनकी जो है प्रतिभाशाली बालक स्कूलों में 15 से 20% तक पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक 15 से 20% ही होते हैं। अब इनके सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं, इनके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अवलोकन करना, ये जो है बहुत अच्छे से करते हैं। नेतृत्व का परीक्षण करते हैं। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा इनको शिक्षित किया जाता है। विशेष विद्यालय में इनको शिक्षा दी जाती है। विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्हें शिक्षा दी जाती है, और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है इनके लिए समय समय पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के मुख्य सिद्धांत थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं बताइए। तो आपको शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं बताना है, तो बता दें पर्यवेक्षण का स्वरूप गंतव्यात्मक होता है। तो कैसा होता है, शैक्षिक जो है पर्यवेक्षण का स्वरूप गत्यात्मक होता है। और अगला आपका पॉइंट बनेगा पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा आपका बनेगा पर्यवेक्षण जो है वैज्ञानिक होता है, अतः पर्यवेक्षण में जो है विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा पर्यवेक्षण का पारंगत रूप जो है सत्यात्मक होता है। और छठा पॉइंट आपका बनेगा पर्यवेक्षण में जो है सीखने की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। और सातवां बनेगा यह जो है विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में जो है मदद करती है। ठीक है, यही जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण की जो है विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य लिखिए। तो आपसे एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य पूछा है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आपका इसमें हेडिंग पड़ेगी सक्रिय रूप से सुनना। तो बता दें एक अच्छा परामर्शदाता बिना किसी निर्णय के ध्यान से कोई भी बात को सुनता है, सहानुभूति से मुक्किल की बात जो है सुनेगा, अर्थात प्रार्थी की बात जो है ध्यानपूर्वक सुनता है। और दूसरी आपकी हेडिंग पड़ेगी सहानुभूति दिखाना। तो एक जो है अच्छा परामर्शदाता जो है मुक्किल अर्थात प्रार्थी के दृष्टिकोण को समझने और उसकी भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करता है। वे जो है प्रार्थी को यह महसूस कराने का प्रयास करता है कि वे प्रार्थी को कि वो उसकी जो है बातों को समझ रहा है।
ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगली जो उसको जो है होना चाहिए प्रतिबिंब और स्पष्टीकरण। तो एक अच्छा परामर्शदाता मुवक्किल अर्थात प्रार्थी को उसकी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को जो है समझने में मदद करता है और प्रार्थी के उनके अनुभवों को जो है प्रतिबिंबित करने का जो है और सीखने का लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका बनेगा समर्थन और मार्गदर्शन। तो एक अच्छा परामर्शदाता अपने प्रार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। वे जो है अपने प्रार्थी को उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें जो है प्राप्त करने में योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, यही जो है एक अच्छे परामर्श के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समुदाय के साथ उपयोग संबंधी कार्य बताइए। तो आपसे पूछा है कि समुदाय के साथ जो है उपयोग संबंधी कार्य कौन से हैं। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी समुदाय के साथ उपयोग संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। तो बता दें समुदाय के साथ उपयोगी संबंधी कार्य समुदाय के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सहायता जो है प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। इन कार्यों में आपका शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। शिक्षा के अंतर्गत आपका आएगा समुदाय के सदस्यों को जो है साक्षर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जो है शिक्षा प्रदान करना चाहिए। स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा समुदाय के सदस्यों को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, रोगों की जो है रोकथाम और उसका नियंत्रण करना चाहिए। आर्थिक विकास के अंतर्गत आएगा समुदाय के सदस्यों को स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा कृषि और अन्य कार्यों अर्थात गतिविधियों में उनको सुधार करने के लिए कार्य करना चाहिए। अब लास्ट आपका है सामाजिक विकास के क्षेत्र में। तो सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित समूहों के लिए जो है सशक्तिकरण कार्यक्रमों का जो है संचालन करना चाहिए तथा सामाजिक न्याय की ओर समानता को जो है बढ़ावा देना चाहिए तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में उनका संचालन भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बार बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, आप निर्देशन और परामर्श के अंतर को जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या होते हैं। पहला आपका उद्देश्य होता है। तो निर्देशन का उद्देश्य सूचना और ज्ञान प्राप्त करना है, जबकि परामर्श का उद्देश्य व्यक्तिगत समस्याओं का जो है समाधान करना है। अब इसमें जो है प्रक्रिया भी होती है। तो निर्देशन एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रकार की एक प्रक्रिया है, जबकि परामर्श एक अनौपचारिक और लचीलीपन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा निर्देशन जो है औपचारिक है, जबकि परामर्श जो है अनौपचारिक जो है प्रक्रिया है। समय की बात करें तो निर्देशन में अल्पकालिक समय होता है, जबकि परामर्श में दीर्घकालिक समय होता है। कहने का मतलब निर्देशन में एक समय सीमा निश्चित होती है, यह छोटी जो है होती है, जबकि परामर्श में समय की कोई सीमा नहीं होती है, ये जो है दीर्घकालिक होती है। कहने का मतलब कितने भी समय तक परामर्श दिया जा सकता है। अगला आपकी हेडिंग पड़ेगी दृष्टिकोण। तो निर्देशन का दृष्टिकोण जो है सामान्य होता है, जबकि परामर्श का दृष्टिकोण व्यक्तिगत होता है। परामर्श व्यक्तिगत रूप से किसी को दिया जाता है। अब आइए जान लेते हैं तकनीकियों के बारे में। तो निर्देशन में व्याख्यान जो है तकनीकी हो सकती है, प्रदर्शन तकनीकी होती है, सम्मेलन तकनीकी होती है, आदि प्रकार की जो है तकनीकी निर्देशन में होती हैं, जबकि परामर्श में साक्षात्मक परीक्षण, परामर्श आदि प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी मानसिक मंदता। तो बता दें मानसिक मंदता
जिसे बौद्धिक अक्षमता भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो औसत से कम बुद्धि और अनुकूली कौशल की विशेषता है। यह जो है स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन सभी पहलुओं की जो है प्रभावित कर सकती है। शिक्षा में रोजगार, सामाजिक संबंध और स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता जो है शामिल होती है। मानसिक मंदता के कारण ये सभी हो सकते हैं, जिसमें ये शामिल हैं। अब आइए जान लेते हैं क्या क्या इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें जो है आनुवंशिक विकार शामिल होता है, जन्म के दौरान जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, गर्भावस्था के दौरान संक्रामकता के कारण ये होती है, बचपन में मस्तिष्क में चोट लगने के कारण मानसिक मंदता हो सकती है, और पर्यावरण कारक जैसे कुपोषण या अपेक्षा के कारण जो है मानसिक मंदता हो सकती है। इन्हीं कारणों के कारण बालक में मानसिक मंदता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वाद विवाद से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि वाद विवाद से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वाद विवाद का मतलब बातचीत करना। यह विधि एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्रों को किसी विषय के दो विपरीत पक्षों पर जो है बहस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि छात्रों को जो है कौशल विकसित करने में जो है मदद करती है। और वाद विवाद विधि का उपयोग विभिन्न विषयों में किया जाता है, जैसे कि इतिहास, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इत्यादि। ठीक है, अब इनसे जो है वाद विवाद से होने वाले जो है लाभ जान लेते हैं। तो इससे जो है महत्वपूर्ण सोच और कौशल विकसित करती है। वाद विवाद प्रतियोगिता तर्क कौशल को भी विकसित करती है, सार्वजनिक बोलने के कौशल को विकसित करती है, और सहयोग और संचार कौशलों को भी वाद विवाद विकसित करती है। तो ये जो है इसमें की विशेषताएं अर्थात इससे होने वाले लाभ हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है अपवंचन क्या है। तो अपवंचन आपसे पूछा है, तो बता दें अपवंचन का अर्थ किसी व्यक्ति या संस्था को जानबूझकर वंचित करना अर्थात धोखा देना, उसको छलना, यही जो है अपवंचन कहलाता है। अपवंचन के अब प्रकारों को जान लेते हैं। तो आपका आर्थिक अपवंचन होता है, दूसरा आपका राजनीतिक अपवंचन होता है, तीसरा आपका सामाजिक अपवंचन होता है, और चौथा आपका शैक्षिक अपवंचन होता है। इतने ही प्रकार के अपवंचन होते हैं। आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उसी की जो है आय, संपत्ति, आर्थिक लाभों से वंचित कर देना जो है आर्थिक अपवंचन कहलाता है, अर्थात आर्थिक प्रकार से धोखा देना कहलाता है। राजनीतिक अपवंचन किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक अधिकारों या अवसरों को जो है से वंचित कर देना राजनीतिक अपवंचन कहलाता है। अब बात करें सामाजिक अपवंचन की, तो किसी व्यक्ति को सामाजिक समूहों, गतिविधियों या अवसरों से वंचित कर देना सामाजिक अपवंचन कहलाता है। और शैक्षिक अपवंचन की बात करें तो किसी व्यक्ति को शिक्षा या प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित कर देना ही शैक्षिक अपवंचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 प्रकार के अपवंचन के प्रकार थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला है सृजनात्मकता के 2 प्रमुख तत्व बताइए। तो आपसे सृजनात्मकता के 2 प्रमुख तत्व पूछा है। तो बता दें सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला आपका कल्पना। तो इसमें जो है कल्पनाशीलता का अर्थ नई और मूल विचारों को सोचने की क्षमता, यह सृजनात्मकता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा आपका अभिनवता। तो अभिनवता का अर्थ कुछ नया या अनोखा बनाने की क्षमा है। यह जो है कल्पनाशीलता को व्यवहार में लाने की क्षमता रखता है। ठीक है, यही जो है सृजनात्मकता के 2 तत्व हैं। और अन्य तत्वों को जान लेते हैं। अगला है इसका जो है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का अर्थ सीखने और खोजने की इच्छा से होता है। यह जो है सृजनात्मकता को प्रेरित करने में मदद करता है। अगला है धैर्य। तो सृजनात्मकता के अवसर, समय और
प्रयास, लगातार धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। भले ही आपको तुरंत सफलता ना मिले, इसमें जो है धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों के आपसे 2 प्रकार पूछा है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका शैक्षिक रूप से अक्षमता वाले बालक, और दूसरा जो है विकासात्मक अक्षमता वाले बालक। तो पहला आपका शैक्षिक अक्षमता में लिखेंगे, यह अक्षमता जो है पढ़ने लिखने या गणित जैसे विशिष्ट शैक्षिक कौशलों को जो है सीखने की ओर प्रदर्शित करने में कठिनाई का जो है कारण बनती है। और दूसरा जो है विकासात्मक अक्षमता में, तो यह जो है अक्षमता भाषा, भाषण, मोटर कौशल या मानसिक भावनात्मक विकास जैसे क्षेत्र में देरी या कठिनाई का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। तो आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। हमने जो है मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे करना है विस्तार से वहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने में समय बर्बाद होगा। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव बताइए। तो आपसे पूछा है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव बताने हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, निरीक्षण प्रणाली में सुझाव के 2 सुझाव जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग का उपयोग। तो इस पर लिखेंगे, निरीक्षण डेटा का विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार लाना जरूरी होता है। इससे निरीक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली का जो है मूल्यांकन करने और सुधार के लिए ठोस आधार प्राप्त करने में जो है मदद मिलती है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, डेटा विश्लेषण के लिए उन्नत तकनीकों का जो है उपयोग करके निरीक्षणकर्ता कमियों और कमजोरियों की जो है पहचान आसानी से कर सकते हैं। तीसरा आपका इसमें पॉइंट बनेगा कि नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने प्रबंधन को जो है निरीक्षण प्रक्रिया पर नज़र रखने और समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलती है। अब निरीक्षण क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं। तो बता दें, निरीक्षण क्षमता आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो निरीक्षणों को नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्णय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान को जो है अपडेट करने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट आपका बनेगा, निरीक्षण प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को जो है शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। अगला आपका पॉइंट बनेगा, निरीक्षकों के लिए नियमित मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करके उनकी क्षमताओं और प्रदर्शनों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है और लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा। तो बता दें, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, उनकी मुख्य विशेषता बताइए। ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो बता दें, सामान्यतः औसत स्तर के बालकों से अधिक बुद्धिमान बालकों जो को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। कहने का मतलब सामान्य बालकों से अधिक बुद्धिशाली बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 130 या इससे अधिक की IQ अर्थात बुद्धि लब्ध वाले बालक जो है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये बालक किसी वस्तु अथवा कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा जल्दी से सीख जाते हैं और यही जो है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी, प्रतिभाशाली बालकों की जो है विशेषताएं। पहला आपका है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं।
दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, इनकी लंबाई एवं वजन जो है सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। तीसरा आपका बनेगा, विशेषता में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 125 से अधिक होती है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा, प्रतिभाशाली बालक प्रायः जो है उदार और हास्य प्रगति के अर्थात खुश मिजाज होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई ईयर में जो है रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है कि समावेशी शिक्षा के आपको सिद्धांत बताना है। तो बता दें, समकालीन भारत में समावेशी शिक्षा एक नवोदित संकल्पना के रूप में जो है नित्य नए नए स्वरूप प्राप्त की ओर अग्रसर है। समावेशी शिक्षा मूल सिद्धांतों को जो है संक्षेप में निम्नवत जो है समझाया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा हर विद्यालय और सारी शिक्षा व्यवस्था में सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को भी सभी सारी सुविधाएं समान सहभागी रूप में प्रदान की जाती हैं। दूसरा आपका है कि विद्यालय में समान बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं की जो है पहचान भी की जानी चाहिए। तीसरा आपका बनेगा, विद्यालय ने जो है समान छात्रों के साथ साथ दिव्यांग छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। यही जो है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, परामर्श के महत्व बताइए। तो आपसे पूछा है कि परामर्श के महत्व बताइए। तो पहले जान लेते हैं परामर्श क्या होता है। तो बता दें, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिससे एक को किसी प्रकार की दूसरे के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उसे ही परामर्श कहते हैं। कहने का मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहायता करना ही परामर्श कहलाता है, या उसके कार्यों में सहयोग और उसके कार्यों में सुझाव देना ही परामर्श कहलाता है। अब आइए इसके महत्व को जान लेते हैं। तो अगली आपकी हेडिंग पड़ेगी महत्व। तो छात्रों की जो है वर्तमान समस्याओं को हल करने में सहायता देने के लिए। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, विशेष योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण को जो है प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए। अगला आपका पॉइंट बनेगा, छात्रों को जो है अपने उत्तरदायित्व को समझने के लिए जो है सहायता देता है। अगला जो है लास्ट आपका पॉइंट बनेगा, छात्रों को जो है सामाजिक और संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने में जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके महत्व हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाल अपराध किसे कहते हैं, इनके 4 प्रमुख कारण बताइए। तो अभी 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न आया था और 17 में भी आया था। तो आपको बताना है कि बाल अपराध किसे कहते हैं, इसके कोई 4 जो है कारण बताइए। तो बता दें, ऐसे बालक जो बुरा आचरण या व्यवहार करते हैं जो दूसरों लोगों को अच्छा नहीं लगता है और कष्टदायक होता है, घातक होता है, व्यवस्था संतुलन को जो है समस्या प्रदान करते हैं, ऐसे बालक जो है बाल अपराध बालक कहलाते हैं। बाल अपराध के जो है अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर कुछ पॉइंट के द्वारा जो है बताया गया है। पहला आपका, बाल अपराध बालक जो है आनुवंशिकता के कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, और विद्यालय के कारण जो है बाल अपराध जो है बालकों में उत्पन्न हो सकता है। तो यही जो है कुछ कारण थे जो कि हमने आपको जो है बताया, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो आपसे यहाँ पर निर्देशन और अवधारणा में अंतर है पूछा है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार ये 2016 से 24 तक में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परंतु परामर्श इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। परामर्श चाहने वालों की कुछ समस्याएं होती हैं जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता है।
इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है और ये सुझाव ही परामर्श कहलाता है, जो परामर्शदाता द्वारा दिया जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति सुझाव देता है उसे परामर्शदाता कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यवेक्षण क्या है। एक अच्छे पर्यवेक्षण की विशेषता पर चर्चा कीजिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि पर्यवेक्षण क्या है, एक अच्छे पर्यवेक्षण की विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। तो बता दें, पर्यवेक्षण से आशय एक ऐसी क्रिया से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य की देखभाल करता है तथा उनका मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की देखभाल करने की क्रिया को पर्यवेक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा पर्यवेक्षण होने का मतलब दूसरों को जो है प्रभावी ढंग से कार्य पूरा करने के लिए प्रेषित करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छे पर्यवेक्षण के पास मजबूत संचार कौशल और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वाक दोष के प्रकार बताइए। तो आपको वाक दोष के प्रकार बताना है। तो पहले जान लेते हैं वाक दोष होता क्या है। तो वाक बाधित बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनमें वाक्य जो है ध्वनि सामान्य रूप से नहीं होती है। कहने का मतलब जिनको बोलने वाला शरीर में जो वाक तंत्र पाया जाता है वो नहीं होता है, जिनमें बोलने वाला का व्यक्ति सुनने वाला नहीं समझ पाता है या अस्पष्ट रूप से देर से समझ पाता है। वाक दोष से प्रभावित बालकों के प्रकार निम्नलिखित रूप में जो है बांटा गया है। आइए देख लेते हैं कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आपके ये हैं, पहला आपका प्रतिक्रियात्मक उच्चारण दोष, दूसरा आपका हकलाना, तीसरा आवाज़ की समस्या, चौथा आपका अंगी बोलने के दोष और लास्ट है कम सुनने वाले बालक के साथ बोलने की समस्या। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए। इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। तो बताइए दोस्तों, श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार आपको बताना है और इनकी पहचान आप कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई ईयर में ये भी रिपीट हुआ है। तो बता दें, जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में जो है अक्षम पाया जाता है तो उसे श्रवण अक्षम कहा जाता है और इस अवस्था को श्रवण क्षतिग्रस्तता भी कहा जाता है। श्रवण बाधित बालकों की जो है पहचान उनके बोलने से ही हो जाती है, परंतु इन्हें पहचानने के लिए कई चिकित्सीय परीक्षण करने पड़ते हैं, क्योंकि कक्षा में जो है श्रवण बाधित बालक आसानी से शिक्षकों की दृष्टि में नहीं आते हैं और श्रवण बाधित बालक निम्नलिखित आधार पर जो है पहचाना जा सकता है शिक्षक के द्वारा। उन्हें जो है चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा, विकासात्मक मापनी द्वारा, बालक का अध्ययन द्वारा और नमोनाली परीक्षण करवाने पर और बालकी व्यवहार का निरीक्षण करने पर जो है इन्हें पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, विकलांग बालकों की पूर्णावास योजना तैयार कीजिए। तो आपसे विकलांग बालकों की जो है पूर्णावास को तैयार करने पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो बता दें, संविधान में निर्देशिका में कहा गया है, अर्थात उद्देशिका में कहा गया है कि सभी बालक बालिकाओं को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और समानता को जो है सुनिश्चित करता है। विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित जो है विधान अर्थात नियम बनाए गए हैं। पहला आपका भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1993, दूसरा आपका समान अवसर अधिकार संरक्षण
तथा पूर्ण सहभागिता अधिनियम जो कि 1995 में बनाया गया था। और अगला है राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम जो कि 1999 में बनाया गया था। ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है नियम बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। तो आपसे पूछा है कि अपराधी बालकों के उपचार विधियों पर प्रकाश डालना है। तो बता दें, बच्चे या बालक अपराध करने पर न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किए जाते हैं, बल्कि अपराध किए जाने के अनुसार उनको सुधार गृहों में भेजा दिया जाता है। उपचार की इनकी जो है निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बालकों को अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जाता है, इन्हें बाल गृह में भेज दिया जाता है और वहीं पर जो है उनका सुधार किया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है। और इनके जो है उपचार संबंधी कुछ निम्नलिखित विधियां हैं, जान लेते हैं। पहला आपका वातावरण में सुधार करना, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके, मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग करके, अगला है कारावास अर्थात बाल गृह में डाल करके, अगला आपका है जो है किशोर न्यायालय द्वारा, और लास्ट आपका है किशोर बंदी गृह आदि के द्वारा जो है इनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 2016 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे समावेशी शिक्षा के, जो कि हमने लघु उत्तरी क्वेश्चनों को आपके साथ कवर किया। और बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी की क्लास पहले से ही हमने करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया जिन लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।